माय ऑल डियर सेट सर सुरेश कुमार लेक्चरर बायोलॉजी। बेटा आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज। ये आपका चौथा आपका स्टेप है कि आपके बॉडी में नेफ्रॉन के अंदर आपका यूरिन कैसे बनता है, तो उसका चौथा स्टेप है। कल हमने डिस्कस किया था, आपका लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। एक था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। चौथी चीज़ है काउंटर करंट एक्सचेंज। बेटा काउंटर करंट एक्सचेंज होता क्या है एक्चुअली? बेटा ये सिंपल ये है कि आपकी बॉडी में ये नेफ्रॉन है, किडनी का बेसिक एंड फंक्शन यूनिट है। इसमें होता क्या है, पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके जिस्म में ये सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। अब लफ्ज़ आ रहा है इसमें काउंटर और करंट। इसका मतलब क्या है बेटा? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, करंट का मतलब होता है फ्लो, एक्शन का मतलब है मटा सटा एक्सचेंज, वो चीज़ एक फ्लूइड दे बदले में कोई ले। अब सिंपल होता क्या है? सिंपल है बेटा, ये आपको पता है ग्लोमेरुलर से यहाँ पे हुई थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे गंदे अच्छी चीज़ें में निकली थी, रिलीज हुई थी, जिससे यहाँ पे बना था फिल्ट्रेट फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड था इसकी 99% तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब वो 99% एब्जॉर्प्शन कैसे होती है वो हम पढ़ भी चुके हैं और उसका लेक्चर आपका अपलोड भी हो चुका है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हुई थी वो यहाँ पे हुई थी पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जहाँ पे 70% आपकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी। सारे आपके मोनोमर जो थे, पानी था, ये चीज़ें मैक्सिमम लेवल पे 50% सोडियम क्लोराइड ये एब्जॉर्ब हो चुके थे। अब आगे ये फ्लूइड आएगा, फिल्ट्रेट फ्लूइड या नीचे, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले होता है बेटा, ये आपको पता होगा, ये आपकी किडनी की मेडुला रीजन से टच होता है। ये बेटा आपकी किडनी है, सिंपल ये आपकी किडनी है। अब किडनी के अंदर आपको पता है 2 रीजन्स होती हैं। एक ये रीजन है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जिसमें आपका आता है ये नेफ्रॉन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नेफ्रॉन है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है। वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा हो और उस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले अंदर धसा हुआ होता है पिरामिड में, तो ऐसे बड़ी साइज वाले लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और बेटा ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आपको पता है आपकी ह्यूमन किडनी में ओवरऑल 10 लाख नेफ्रॉन है, जिसमें से 2 से 3 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं ना वो ये होते हैं लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये 20 to 30% आपकी किडनी में होते हैं। और इन नेफ्रॉन का काम ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करना, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी पूरी की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ये जो होता है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाला नेफ्रॉन बेटा, ये अंदर होता है आपकी मेडुला रीजन में, और ये पिरामिड जो है इसमें आपका अंदर धसा हुआ होता है। अब ये जो हिस्सा है, मान लें ये हिस्सा है आपका, इस हिस्से को हम यहाँ पे जूम करें। अब ये ऐसा आपका है अंदर, यूँ समझे ये ऐसा धसा हुआ है आपके अंदर, आपकी रीजन है किडनी की जिसका नाम है पिरामिड या मेडुला। ये ऐसा यूँ समझो आपका धसा हुआ है आपकी मेडुला में, ये नीचे ऐसे मेडुला आ रही है, उसके अंदर है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब हम आगे चलें तो काउंटर करंट में होता क्या है, ये आगे एक नाली आ रही है जिसका नाम है इफरेंट आर्ट्यूल। बेटा इफरेंट आर्ट्यूल आपको पता है ये नाली खून लेके जाती है अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, फिर ये नाली वापस आती है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब इस नाली से, इफरेंट आर्ट्यूल से 2 नालियाँ निकलती हैं। एक ये नाली निकल रही है जो आपको नजर आ रही है, इसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और ये जो नाली है ये रैप होती है ऑन प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वेयर ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन की ये 2 जो रीजन्स होती हैं ना, पीसीटी और डीसीटी, ये याद रखें कॉर्टेक्स रीजन पाई जाती है। ये देखें पीसीटी और डीसीटी रीजन कॉर्टेक्स रीजन होती हैं आपकी किडनी की। बाकी ये जो होता है लूप ऑफ हेनले बेटा कॉर्टेक्स रीजन में भी आधा पाया जाता है, जैसे आधा ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, आधा जो ये लूप ऑफ हेनले का ऐसा है वो धसा होता है मेडुला रीजन में या पिरामिड के अंदर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब आगे देखें, एक नाली ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, दूसरी ये नाली निकल रही है आपकी इफरेंट आर्ट्यूल से। इस बेटा नाली का नाम है वासा रेक्टा। ये 2 नालियाँ निकलती हैं आपकी इफरेंट आर्ट्यूल से, और इन दोनों ही नालियों का पर्पज मेन यही है रीअब्जॉर्प्शन करना। जैसे हम पीसीटी पे पढ़ चुके थे, डीसीटी पे पढ़ चुके थे कि रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या होती है। पीसीटी पे हर चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है, डीसीटी पे भी सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है,
और आपका वाटर ये रिजॉर्व होता है, और यहाँ पे दोनों जगह पे रिजॉर्शन होके चीज़ें जाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। हमारा टॉपिक यहाँ से लेकर ये जो ऐसा है ना, जिसमें लूप ऑफ हेनले आता है और बेटा ये वाजा रेक्टा आती है, ये दोनों ही चीज़ें बनाती हैं काउंटर करंट को। याद रखें, काउंटर करंट का मतलब क्या है। अब ये देखें, ये खून की नाली है जिसका नाम है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा में आप देखो खून ऐसे आ रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, और फिल्ट्रेट फ्लूइड जो है इसका फ्लो आप देखें अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे देखें दो फ्लूइड हैं, एक फिल्ट्रेट फ्लूइड है, एक ब्लड है। इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन इस चीज़ को हम कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर का मतलब ही होता है सिंपल अपोजिट डायरेक्शन। करंट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अब यहाँ पे आप देख लें, ये ब्लड देखें ऐसे जा रहा है, ब्लड का फ्लो ऐसे, फ्लूइड का फ्लो देखें इस तरह से ऐसे, ब्लड का यूं है फॉरवर्ड है, फिर ये ब्लड ऐसे देखें अपवर्ड जा रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, और यहाँ पे फिल्ट्रेट फ्लूइड जैसे ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये फिल्ट्रेट फ्लूइड और ब्लड इसका फ्लो देखें एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, या एक दूसरे की अपोजिट है, या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहते हैं काउंटर करंट। और ये ब्लड और फ्लूइड क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को। ब्लड अच्छी अच्छी चीज़ें लेगा, बदले में गंद छोड़ेगा, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है दोनों फ्लूइड में, तभी नाम पड़ा, दूसरा क्या नाम पड़ा बेटा, एक्सचेंज पड़ा। याद रखें, काउंटर करंट जो होता है, काउंटर करंट में इन्वॉल्व होती हैं ये चीज़ें आपकी। एक होता है इन्वॉल्व आपका ये लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और दूसरी चीज़ इन्वॉल्व होती है वासा रेक्टा। इसका पर्पज यही है मैक्सिमम से वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब होता क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ईजी है बेटा। ये फिल्ट्रेट फ्लूइड है, ये फिल्ट्रेट फ्लूइड अभी पीसीटी पे है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे है। फिल्ट्रेट फ्लूइड यहाँ पे आप देखें तो इस फिल्ट्रेट फ्लूइड की टोनिसिटी होती है 300 सिंपल हम कहें मोलरिटी होती है इसकी। इस मोलरिटी का क्या मतलब है, मोलरिटी का मतलब है बेटा, या टोनिसिटी हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इसका टोनिसिटी। अब ये होता क्या है, बहुत ही ईजी है। ये देखें दो सॉल्यूशन पड़े हैं, एक सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, या यूँ समझो आपके पास दो गिलास है पानी के, ये गिलास ए ये गिलास बी है। अब गिलास ए में भी फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे 100 ml पानी है, और गिलास बी में भी 100 ml पानी है। चलो जी, अब दोनों में देखें सॉल्यूट भी बराबर है, गिलास ए में भी 2 ग्राम सॉल्यूट हैं, और गिलास बी में भी 2 ग्राम सॉल्यूट हैं। अब आप दोनों गिलास को आपस में मिला लेते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, पानी किसका जाएगा, ए का बी की तरफ जाएगा, बी का ए की तरफ जाएगा। सिंपल है, दोनों में कंडीशन बराबर है आइसोटोनिक है, तो ना तो पानी यहाँ पे ए का बी की तरफ जाएगा, ना बी का ए की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों गिलास के पानी के अंदर कंडीशन को चेंज करना है। यानी कि एक साइड हमें कंडीशन हाइपो करनी है, दूसरी साइड हाइपोटोनिक करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, या तो आप पानी निकाल दो, या तो नंबर 2 आप मिसाल है गिलास बी में एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखें सॉल्यूट हमने ऐड किए एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे सॉल्यूट मिसाल हो गए हैं 10 ग्राम, और यहाँ पे सॉल्यूट कितने 2 ग्राम। अब हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो 2% टोनिसिटी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो 10% टोनिसिटी है, यहाँ का जो पानी है ज़्यादा अब क्या हो गया है, कंसनट्रेट हो गया है, हाइपरटोनिक हो गया है, ज़्यादा सॉल्यूट आ गए हैं, ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है पानी, और ये पानी पतला है, डाल्यूट है। अब आप देखें पानी किस तरफ मूव होगा बेटा, सिंपल है, पानी इस तरफ मूव होगा, पानी उस तरफ मूव होगा जिस तरह कंडीशन होगी हाइपरटोनिक, या जिस तरह सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, या जिस तरह टोनिसिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा बेटा, ए वाला जो गिलास है इसका पानी मूव होगा बी की तरफ, सिंपल है। ये तब तक मूव होता जाएगा जब तक इन दोनों की टोनिसिटी बराबर नहीं हो जाती। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी 100 ml है, इसमें 10 ग्राम है सॉल्यूट्स, यहाँ पे 100 ml है और इसमें 2 ग्राम है। अब ये चीज़ बराबर तब होगी जब हम देखें 60 ml इसका पानी इस तरह चला आएगा, तब इसकी टोनिसिटी हो जाएगी बराबर। अब 60 ml पानी इस ए गिलास का चला जाएगा बी गिलास में, तो आस्ते आस्ते ये जो गिलास है इसमें पानी की लेवल यूँ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे पानी हो जाएगा 160 ml और यहाँ पे हो जाएगा 40 ml। फिर इन दोनों में टोनिसिटी का रेशो निकालोगे तो तकरीबन बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। फिर से हमें इस एक गिलास का पानी चाहिए तो क्या करेंगे, और ज़्यादा इसके सॉल्यूट इसको देंगे या और ज़्यादा हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करेंगे।
तब और ज़्यादा पानी इसका अंदर आता जाएगा। यही तो है बेटा एक्सचेंज, काउंटर करंट एक्सचेंज, सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिल्टर्ड फ्लूइड है। यहाँ पे फिल्टर्ड फ्लूइड की शुरू में जो टोनेसिटी होती है ना वो होती है 300 पे, 300 पे टोनेसिटी होती है। यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट यूँ समझो 300 होते हैं सॉल्यूट्स, और ये जो सॉल्यूट्स होते हैं 300, यहाँ पे जो सॉल्यूट हैं ये पीसीटी पे रिब्जा भी होते हैं। आपका सोडियम है, क्लोरीन है, आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे यहाँ पे लीकेज होती हैं। यहाँ पे आपके चैनल्स होते हैं जो इनको चीज़ों को बाहर निकालेंगे, फिर ये चीज़ें सारी एब्जॉर्ब कर लेती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब जैसे ही आगे आ जाएगा नीचे फिल्टर्ड फ्लूइड, तो जैसे ही नीचे आता जाएगा तो वैसे वैसे टोनेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी नीचे। ये जो टोनेसिटी है जैसे ही आपका फिल्टर्ड फ्लूइड नीचे आता जाएगा ना, तो बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है आपका, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये सारा आपके नेफ्रॉन में, यहाँ पे टोनेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब ये टोनेसिटी इंक्रीज अपने आप नहीं हो रही है, ये की जा रही है इंक्रीज। वो कैसे देखें बेटा, आपको पता है डिसेंडिंग लिम्ब में जब ये फिल्टर्ड फ्लूइड यहाँ पे पहुंचेगा ना डिसेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चैनल्स होते हैं। ये चैनल क्या करते हैं, इस फिल्टर्ड फ्लूइड से सोडियम को बाहर निकालेंगे, क्लोरीन को बाहर निकालेंगे। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है, सॉल्यूट से, ये सॉल्यूट बाहर आ रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो बाहर क्या हो रहा है, सॉल्यूट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है बेटा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है फिल्टर्ड फ्लूइड में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो रहा है। और ऐसे ही आगे जब ये इन्वायरमेंट बाहर ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा आपको पता है, ये फिल्टर्ड फ्लूइड का पानी ऑटोमेटिक यूं बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। और याद रखें पानी तभी निकलेगा जब यहाँ पे पानी को निकालने वाले चैनल मौजूद होंगे। और बेटा यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे चैनल होते हैं पानी को बाहर निकालने वाले, इन चैनल को हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। इन चैनल का बेटा नाम है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन ये वाटर के चैनल होते हैं जो पानी को खींच के बाहर निकालते हैं। और याद रखें ये एक्वापोरिन लूपा फैलने में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब में। अब देखें ये पानी यहाँ पे लीक हो गया है, बाहर आ रहा है। पानी याद रखना ये आता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, माना पानी मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और आयन जो हैं ये मूव करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आयन मूव होते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बाहर की तरफ ऑलरेडी आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर की तरफ आयन कम होते हैं। तो आयन क्या है बेटा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आयन यहाँ पे मूव हो रहे हैं, सिंपल हम कहेंगे ज़्यादा तादाद से लेकर कम तादाद की तरफ या कम से ज़्यादा, ये सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आपका। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें मूव करेंगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपके जो आयन्स हैं वो अंदर जो है अंदर वो बेटा थोड़े यहाँ पे ज़्यादा होते हैं शुरू में, और बाहर शुरू में कम होते हैं आयन। तो आयन जो है यहाँ पर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक जब ये बाहर निकलेंगे तो बाहर जो है आयन्स ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होते जाएंगे, यहाँ पे आयन जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे और अंदर कम होते जाएंगे। सिंपल ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चीज़ें हो रही हैं क्योंकि चैनल प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और चैनल प्रोटीन हमेशा आपका पार्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपके सोडियम है, क्लोरीन ये बाहर निकल गए, पानी भी आ रहा है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम क्लोरीन पानी आता जा रहा है और नतीजे में ये जो पानी आ रहा है एक्स्ट्रा, ये पानी चला जाएगा आपकी इसमें वाधा रेखा में, और वाधा रेखा भी हाइपरटोनिक होती जाएगी। वो कैसे, वाधा रेखा में भी ये सोडियम क्लोराइड आता जाएगा, इसके नतीजे में वाधा रेखा और ज़्यादा हाइपर होती जाएगी और पानी इसके अंदर यूँ आता जाएगा। ये नमक ही है जो टोनेसिटी को मेंटेन कर रहा है, जिसकी नतीजे में पानी आ रहा है और पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, आपका ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है वाधा रेखा आपकी। जैसे ही आपका फिल्टर फ्लो और नीचे चलता जाएगा ना, वैसे वैसे देखें टोनेसिटी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम जो टोनेसिटी होगी वो होगी 1200 वैल्यू तक। अब यहाँ पे जब आएगा ये पानी, और ज़्यादा पानी का लीकेज यूँ होता जाएगा और ये पानी आपकी वाधा रेखा और ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे एब्जॉर्ब करती जाएगी और ये फिल्टर फ्लूइड में पानी कम होता जाएगा। फाइनली जब ये फिल्टर फ्लूइड यहाँ पे पहुँचेगा ना आपका, फिर ये अपवर्ड यूँ मूव होगा रेनल ट्यूब्यूल, तो इस चीज़ को हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में जब ये फिल्टर फ्लूइड पहुँचेगा ना, तो यहाँ पे इस फिल्टर फ्लूइड में पानी बिल्कुल कम होता है और यहाँ पे सोडियम क्लोरीन होती है, फिर भी अंदर सारे सोडियम क्लोरीन बाहर नहीं निकल आते, थोड़े होते हैं।
اب یہاں پہ کیا ہے, پانی بہت کم ہے اور سوڈیم کلورائڈ تھوڑے زیادہ ہیں. یہ زیادہ نہیں ہے, اصل میں پانی نکل گیا ہے نا زیادہ. یہ ایسے جیسے مثال ہیں, آپ کے پاس ابھی بیٹا 100 ml پانی تھا اور یہاں پہ سالوٹ تھے 2 گرام, تو یہاں پہ کتنا ریشو نکلے گا آپ کا؟ یہی ہے کہ بھائی 2% مثال ہم کہیں سالوٹ ہے اور 98% ہم مثال کہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے, سالمنٹ ہے یا پانی ہے. اب ہم آدھا پانی نکال لیتے ہیں, آدھا پانی نکال لیتے ہیں, مانا 50 ml ہم نے پانی یہاں پہ ابزارو کر لیا ہے, لے لیا ہے. سالوٹ ہم نے نکالے ہیں صرف 0.2 گرام مثال ہے, تو سالوٹ ابھی کتنے پڑے ہیں 1.8 گرام اور پانی یہاں پہ کتنا پڑا ہے 50 ml. اب آپ ریشو نکالو گے تو اب سالوٹ یہاں پہ زیادہ ہیں 50 ml پانی میں, وہ یعنی کہ 4 یا 5% ہو گئے ہیں. تو یہ ایسی کنڈیشن ہے یہاں پہ اس جگہ پہ, سمجھ آ رہی بات؟ یہاں پہ پانی ایکسٹرا نکل گیا ہے, اس کے نتیجے میں یہاں پہ سالوٹ تھوڑی اس کی کوانٹٹی پروبیبلٹی تھوڑی زیادہ نظر آئے گی, ہمیں ریشو اس کا تھوڑا زیادہ نظر آئے گا. اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہ سوڈیم کلورائڈ اور تھوڑا سا پانی آگے موو ہوگا فلٹرڈ فلوئڈ, تو آگے یہ ایسا آتا ہے اسینڈنگ لمب. اسینڈنگ لمب میں یہ کو ٹرانسپورٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پروٹین ہے, سارے چینلز ہوتے ہیں. یہ چینل 2-3 قسم کے, ایک ہوتا ہے سوڈیم چینل, کلورین چینل اور ایک ہے پوٹاشیم چینل. ایک نہیں ہے, یہ بہت سارے, ہم سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک ایک بنا رہے ہیں. اب یہ سوڈیم چینل ہے, سوڈیم چینل کیا کرے گا, اس فلٹرڈ فلوئڈ سے باہر نکالے گا سوڈیم کو, ایک سوڈیم نکالے گا اور ایک یہاں پہ پوٹاشیم کو نکالے گا باہر, 2 کلورین کو یہاں پہ نکالے گا. یہ چینل جو ہیں یاد رکھیں, یہاں پہ آپ کا ایک سوڈیم نکلے گا, ایک پوٹاشیم باہر نکلے گا فلٹرڈ فلوئڈ سے, 2 کلورین نکلیں گے باہر. تو ایسے کیا ہو رہا ہے, اور زیادہ اس فلٹرڈ فلوئڈ سے سالوٹ باہر نکل رہے ہیں. تو کنڈیشن یہاں پہ بیٹا اور زیادہ کیا ہو رہی ہے, ہائپرٹونک ہو رہی ہے. اور یہی وہ سالوٹس ہیں آپ کی اسینڈنگ لمب میں جو فلٹرڈ فلوئڈ سے یوں باہر نکلتے ہیں, یہی وہ سالوٹ ہیں جو یہاں پہ آئیں گے جو اس ٹونسٹی کو انکریز کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو ٹونسٹی آپ کو اتنی زیادہ بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے نا باہر کی طرف انٹرسٹیشل اسپیس میں, آپ کی یہ ٹونسٹی کو مینٹین کرتا ہی یہ اسینڈنگ لمب ہوتا ہے آپ کا. اسینڈنگ لمب میں زیادہ سے زیادہ یہ سوڈیم کلورین پوٹاشیم باہر نکالتا ہے, یہ چینلز آپ کی, تاکہ ٹونسٹی زیادہ انکریز ہو. ٹونسٹی زیادہ بڑھے گی تو یہ انوائرمنٹ زیادہ ہائپر ہوگا, جتنا زیادہ یہ انوائرمنٹ ہائپر ہوگا اتنا ہی یہاں سے پانی کا لیکیج ہوگا آپ کی ڈسینڈنگ لمب میں. ایکواپورین یاد رکھنا, یہ صرف ڈسینڈنگ لمب میں ہوتے ہیں جن میں پانی باہر نکلتا ہے, یہاں پہ کوئی ایکواپورین نہیں ہے. آپ کی اسینڈنگ لمب کا مقصد ہی ایک ہے کہ یہاں پہ ٹونسٹی کو مینٹین کرنا, 1200 آپ کی اوسمولیٹی تک مینٹین کرنا, یہ رینج تک. بات آ رہی ہے بیٹا سمجھ میں؟ تو ایسے آپ کی یہ چیزیں آئے گئیں گی اور زیادہ ٹونسٹی انکریز ہوگی اور زیادہ پانی کی یوں لیکیج ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. یہ پانی لیک ہوتا جائے گا اور یہ پانی کو وازا ریکٹا ایبزارب کرتی جائے گی. اب وازا ریکٹا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں تک ہے, یہ تصویر تھوڑی صحیح نہیں ہے. تصویر وہ ایسے وازا ریکٹا بیٹا یوں پوری پھیلی ہوئی ہوتی ہے, ایسے آپ کی پوری ایسے لوپا پھیلے کے اوپر یوں ریپ ہوتی ہے. تو وازا ریکٹا یہاں کا پانی ہے نا, یہاں پہ آ رہا ہے پانی, یہ اس پانی کو بھی وازا ریکٹا ہی اٹھاتی ہے. وازا ریکٹا ایسے ہوتی ہے, سانپ کی طرح ہی ریپ ہوتی ہے, ایسے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو وازا ریکٹا یہاں کا بھی پانی ایبزارب کرے گی, اس طرف آگا وہ بھی وازا ریکٹا ہی ایبزارب کرتی ہے واٹر کو. اب وازا ریکٹا بھی ہائپرٹونک ہوتی ہے, وہ کیسے؟ وازا ریکٹا بھی یہ سوڈیم کلورائڈ جو باہر نکلا ہے اس کو وازا ریکٹا بھی ایبزارب کرتی ہے تاکہ وازا ریکٹا ہائپرٹونک ہو سکے, اور یہ انٹرسٹیشل فلوئڈ میں جو پانی آیا ہے یہ پانی وازا ریکٹا میں آ سکے. اچھا جی آگے, اب یہ یہاں پہ جو آپ دیکھیں کنڈیشن آپ کی رینل ٹیبیول میں سالوٹ کم ہے اور آپ کی وازا ریکٹا اور انٹرسٹیشل اسپیس ہے نا, اس میں سالوٹ زیادہ ہیں, تو یہاں پہ باہر کی طرف کنڈیشن ہائپرٹونک ہوتی ہے اور اندر فلٹرڈ فلوئڈ میں کنڈیشن ہائپوٹونک ہوتی ہے. اور یہ ہائپوٹونک کی جا رہی ہے, یہ چینل خود کرتے ہیں کنڈیشن کو, یہاں پہ ہائپوٹونک کرتے ہیں, یہاں پہ ہائپوٹونک کرتے ہیں, اور فلٹرڈ فلوئڈ ہائپو ہو سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی باہر آ سکے اور زیادہ سے زیادہ باڈی کی جو پانی کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکے. جیسے ابھی میری باڈی میں پانی کی کمی ہے, پسینہ وغیرہ ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, تو میرا گردے کی بھی حالت ابھی یہی ہوگی, وہ بھی بیچارہ کوشش پوری کرتا ہوگا کہ سر سریش کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, کمی پوری کی جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے. پھر آگے یہ فلٹرڈ فلو آگے بڑھے گا آپ کی ڈی سی ٹی پہ, ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبول پہ. تو یہاں پہ فلٹرڈ فلو جو ہے
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी काउंटर करंट है मगर मिनिमम लेवल पे। यहाँ पे भी आप देखें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ब्लड फ्लो ऐसे हो रहा है और फिल्टर फ्लूइड का फ्लो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी गंद छोड़ेगी, अमोनिया वगैरह यहाँ पे छोड़ती है, जैसे बदले में अच्छी चीज़ें लेती हैं। और ये दोनों जो हैं ब्लड, यहाँ पे ब्लड ऐसे मूव कर रहा है, फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, काउंटर करंट तो यहाँ पे भी हो रहा है। पर मैक्सिमम लेवल पे, मेन लेवल जो है, मेन कि बॉडी को नीड है पानी की ज़्यादा और पानी को एब्जॉर्ब करके देना है। मैक्सिमम लेवल पे जो ऑस्मोलिटी या टोनिसिटी क्रिएट होती है ना, वो यहाँ पे होती है आपके लूपा फैलने में। वो वासा रेक्टा और ये सोडियम या क्लोरीन ये सारी चीज़ें करते हैं। अब ये बात होगी हमने पढ़ी सोडियम की। सोडियम सिर्फ हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन नहीं करता है, बेटा याद रखें। सोडियम के अलावा पोटाशियम भी है, क्लोरीन भी है। इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है यूरिया। अब ये आपका फिल्टर्ड फ्लूइड फाइनली आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन लेती है। अब ये फिल्टर्ड फ्लूइड जब यहाँ पे पहुँचेगा ना कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ पे फिल्टर्ड फ्लूइड में सिर्फ गंद ही होगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड होगा। तो यहाँ पे इस फिल्टर्ड फ्लूइड का बड़ा नाम पड़ेगा यूरिन या पेशाब। यूरिन या पेशाब जो नाम पड़ेगा ना वो यहाँ पे पड़ेगा कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपको ये नजर आ रही है, यहाँ से पेशाब आएगा पैरामिड में। पैरामिड के बाद आखिरी पार्ट है पैरामिड का जिसका नाम रेनल पपेला, फिर माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, पेल्विस, फिर यूरेटर, ब्लेडर, ऐसे यूरिथा के पेशाब निकलेगा बाहर। ये तब जब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन हो, हाइड्रेशन। अब मिसाल है आप 5-6 घंटे से पानी नहीं पी रहे हैं तो और ज़्यादा बॉडी क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। वो कैसे देखें, जब आपका यूरिन यहाँ पहुँच जाएगा ना कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपकी बॉडी को और ज़्यादा पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन है शदीद। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये पेशाब में से ये वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूरिया। आपका नेफ्रॉन बेटा कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें जो पेशाब पड़ा है, इस पेशाब में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना यूरिया, इसको भी ले लेगा। फिर से ये यूरिया ले लेगा कलेक्टिंग डक्ट से। ये यूरिया आ जाएगा आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में। यूरिया का एक सॉल्यूट है। साथ में ये यूरिन में जो कुछ बचा कुचा सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, उसको भी चैनल प्रोटीन खींच लेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट में बेटा यूरिया भी निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड भी पेशाब से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेशाब और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि पेशाब में टोनिसिटी बहुत कम हो जाएगी। पेशाब बिल्कुल कंसंट्रेटेड होगा, उसमें गंद ज़्यादा होगा और पानी कम होगा, पर पेशाब में यहाँ पे सॉल्यूट बिल्कुल कम होंगे। सोडियम में यूरिया उसको एक्स्ट्रा तो निकाल दिया ना बॉडी ने, क्यों निकाला, ताकि और एब्जॉर्प्शन करनी है ना, पेशाब का भी पानी को एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए क्या हुआ, सोडियम में क्लोरीन बाहर निकला, यूरिया भी निकल गया पेशाब का बाहर। अब ये यूरिया और ये सोडियम और क्लोरीन या इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़े, ये खाली सा स्पेस। अब ये यूरिया और ये सोडियम क्लोरीन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी वाजा रेक्टा। अब ये वाजा रेक्टा में सोडियम भी आ गया है, क्लोरीन भी आ गया, यूरिया भी आ गया है। ये यूरिया और सोडियम और क्लोरीन और ज़्यादा क्या कर देंगे, वाजा रेक्टा को और ज़्यादा हाइपरटोनिक कर देंगे। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, और ज़्यादा पेशाब का भी पानी इसकी तरफ खींचा चलाएगा, तो पेशाब का पानी और ज़्यादा रीब्जॉर्ब होगा। ऐसे देखें आपका यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ ये मदद भी कर रहा है आपकी किडनी को पानी एब्जॉर्ब करने में, डिहाइड्रेशन में। मसला ये है कि यूरिया चाउट्रैफिक होता है, चाउट्रैफिक माना डीनेचर करता है प्रोटीन को। इससे बचने के लिए आपकी किडनी एक और चीज़ यहाँ से लेगी पेशाब से, इसका नाम है TMAO, ट्राईमिथाइल अमाइड ऑक्साइड। ये भी आएगा आपका पेशाब से निकल के आपके वाजा रेक्टा में। और TMAO क्या करेगा, ये यूरिया से प्रिवेंट करेगा आपके ब्लड के प्रोटीन को डीनेचर होने से। बात आ रही है समझ में। ऐसे यूरिया आ जाएगा वाजा रेक्टा में, और ज़्यादा वाजा रेक्टा का ब्लड ये इंटरस्टिशियल स्पेस हाइपरटोनिक हो गया है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, और ज़्यादा यूरिन का पानी आएगा इस तरफ, और ज़्यादा यहाँ आपका असेंडिंग लिम्फ से भी पानी आएगा वाजा रेक्टा में। बात आ रही है समझ में। ऐसे बेटा आगे ये टोनिसिटी यहाँ पे 1200 पे,
फिर जैसे ही वादा रेक्टा का ब्लड ऊपर जाएगा तो वादा रेक्टा जो है उससे सोडियम यहाँ पे निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। तो ब्लड वेसल जो वादा रेक्टा उसमें टोनिसिटी ऊपर जाएगा ये ब्लड, तो टोनिसिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही यूरिया भी यहाँ पे बाहर निकलता जाएगा आपकी वादा रेक्टा से, बाहर निकलता जाएगा बाहर निकलता जाएगा बाहर निकलता जाएगा। फाइनली जब आपका वादा रेक्टा ऊपर पहुँचेगा पीसीटी तक, तब इसमें सोडियम क्लोराइड जो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए बॉडी को वो आपका यहाँ पे लीक हो जाएगा निकल जाएगा, और आपका यूरिया भी निकल जाएगा। तो ब्लड में मसला हल हो जाएगा, यूरिया बाहर निकल गया यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे बचा कुचा यूरिया यहाँ पे आया वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा किसमें, आपकी इस फिल्ट्रेट फ्लूइड में। ऐसे यूरिया का साइकिल यहाँ से यूं चलता रहेगा। फिर से यूरिया यूं आएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर आएगा वादा रेक्टा में, फिर बाहर निकलेगा, फिर आएगा यहाँ पे आपकी फिल्ट्रेट फ्लूइड में, फिर ये डीसीटी होता कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक आप पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन ख़त्म नहीं करते हैं। पर वैसे जो भी जानदार है ना, ये जानदार रेप्टाइल से, बर्ड से, इंसेक्ट से, मैमल है, इनमें डिहाइड्रेशन तो होती ही होती है, तकरीबन रहती ही रहती है। तो इनके अंदर काउंटर करेंट बहुत ज़ोरों शोरों से काम करता है और सिलसिला चलता रहता है। ओवरऑल इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट फ्लूइड 100 ml जो बना था वो 99% रिलीज हो जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगले आपके जो लेक्चर है जो अपलोड हो चुका है उसमें 70% यहाँ पे रिजर्वेशन हो जाती है पीसीटी पे, 20% यहाँ पे रिजर्वेशन हो जाती है इस फिल्ट्रेट फ्लूइड की आपकी लूपा फैलने में, बाकी 6% यहाँ पे डीसीटी में होती है, 3% एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में होती है। तो 70% और 20 हो गई 90%, 90 और 6 96%, 3 और 99%। 99% ये फिल्ट्रेट फ्लूइड रिलीज हो जाता है। बाकी जो बचता है वो यूरिन जो एक्चुअली बनता है ना, वो यूरिन बनता है 1 ml। आपकी किडनी में 1 मिनट में 1 ml यूरिन बनता है। और ओवरऑल ऐसे आप समझ आए, आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 24 घंटों में आपकी किडनी 1440 ml यूरिन को पैदा करती है, पेशाब को। सिंपल हम देखें ओवरऑल अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। तो यही था आपका काउंटर करंट एक्सचेंज बेटा। आज थोड़ी रीडिंग करें। काउंटर करंट माना अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड एंड फिल्ट्रेट फ्लूइड, अपोजिट फ्लो हो रहा है और एक्सचेंज भी हो रही है। ये देखें चीज़ें ले रहा है और बदले में गंद को यहाँ पे छोड़ भी रही है चीज़ें। और ये काउंटर करंट एक्सचेंज बनाने वाला कौन है, लूपा फैलने और वादा रेक्टा है। ये लूपा फैलने और वादा रेक्टा होती है। फाउंड इन मैमल, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट काउंटर करंट एक्सचेंज इनमें होता है। बाकी जो जानदार पानी में रहते हैं उनमें काउंटर करंट एक्सचेंज नहीं होता है। उनमें डायरेक्ट ये बेटा क्या होता है, ये पीसीटी डीसीटी होता है, हल्का सा छोटा सा वो आपका लूपा फैलने होता है। शार्ट लेंथ वाले लूपा फैलने वाले नेफ्रॉन होते हैं जिसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो मछलियाँ वगैरह उनमें बहुत जो भी पानी बना है ना वो रिलीज होता रहता है। पानी की कमी नहीं है, उनको पानी पीते रहते हैं। आयन भी लॉस हो जाते हैं उनमें क्योंकि रिजॉर्प्शन कम होती है मछलियाँ वगैरह में। तो उन आयन्स को मछलियाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसकी गिल्स में आयनोसाइट सेल होते हैं जो उन आयन्स को लॉस किया आयन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं वापस। उनमें मसला कोई इशू नहीं है, काउंटर करंट एक्सचेंज उतनी नीड नहीं है। आगे देखें काउंटर करंट एक्सचेंज का मेन मकसद क्या है, टू कंजर्व वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर, प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। बड़ा याद रखें काउंटर करंट में हमेशा पेशाब कौन सा पैदा होगा, कंसनट्रेटेड, माना उसमें सॉल्यूट जो हैं वो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड वो ज़्यादा होंगे, पानी बहुत कम होगा। ऐसे आगे देखें मेडुला हेल्प इन रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे देखें ये सारी चीज़, ये सब पूरा आपके लूपा फैलने का किस में धसा हुआ है, मेडुला का। तो मेडुला पेशाब को निकालने के साथ साथ उस पेशाब में से पानी को भी एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। यहाँ पे मेडुला हाइपरटोनिक हो रही है कंडीशन इसकी। अब इसके अलावा ये हमने पढ़ा सोडियम क्लोरीन का और यूरिया पोटाशियम का रोल। इसके अलावा बेटा यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज में 2 और हार्मोन भी आते हैं, उनका भी रोल आता है। एक हार्मोन है ADH, एक और हार्मोन है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। होता क्या है, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे आपके ब्लड वेसल में ओस्मो रिसेप्टर होते हैं। ये ओस्मो रिसेप्टर यहाँ से सेल होते हैं, ये नर्व होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज देंगे ये रिसेप्टर ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को खास तौर पे। फिर हाइपोथैलेमस समझ जाएगा कि भाई बॉडी में पानी की कमी है, इसको पूरा करना है। फिर यहाँ पे आपका ब्रेन जो है ये मैसेज देगा आगे आपके किसको, ADH हार्मोन को। कैसे देखें, ब्रेन यहाँ पे मैसेज देगा आपके बेटा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये ADH हार्मोन बनाता है वैसे हाइपोथैलेमस से, मगर स्टोर तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है ना। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा डिहाइड्रेशन कंडीशन में ये हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका
ये दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, वो आएगा खून के जरिए आपके किडनी में। ATH हार्मोन बेटा याद रखना, वो खून के जरिए आएगा आपकी इस वासा रेक्टा के जरिए और यहाँ पे रिलीज होगा, और ATH हार्मोन आके यहाँ पे काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे। ये बात याद रखना, ATH हार्मोन जो काम करता है ना, वो काम यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में करता है, ये बात याद रखें। कलेक्टिंग डक्ट में आके ADH क्या करेगा बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट में चैनल होते हैं पानी को बाहर निकालने वाले, इन चैनल को कहते हैं एक्वापोरिन चैनल। ATH हार्मोन इन एक्वापोरिन चैनल को एक्टिव करता है। दूसरा, यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल साइडों में भी होते हैं। ATH हार्मोन क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जो साइड में होते हैं ना एक्वापोरिन, इनको कैरी करके इधर ले आएगा और ये फिट कर देगा इन एक्वापोरिन को आपकी किसके अंदर बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में। जिसके नतीजे में क्या होगा, ज़्यादा एक्वापोरिन आएंगे ना तो और ज़्यादा पानी आपके पेशाब का यहाँ लीक होगा और बाहर आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर इस पानी को क्या कर लेगा, वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ADH क्या करा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा रहा है कलेक्टिंग डक्ट पे, एक्वापोरिन प्रोटीन के जरिए पानी को रीअब्जॉर्ब करा रहा है। जितना ज़्यादा ADH होगा उतने ज़्यादा एक्वापोरिन आएंगे, वाटर चैनल आएंगे। जितने ज़्यादा वाटर चैनल आएंगे उतनी ज़्यादा वाटर की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। जितनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। अब आगे देखें, ADH के बाद एक और हार्मोन है अल्डोस्टेरोन। बेटा ये हाइपरटोनिसिटी मेंटेन करने आता है। अल्डोस्टेरोन तब भी आता है जब आपकी BP लो भी होती है, ADH भी तब भी आता है जब BP लो भी होती है। तो ADH सिर्फ वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर रहा है बेटा, ये आपकी BP भी मेंटेन करते हैं ये दोनों हार्मोन। अब अल्डोस्टेरोन जो है ये कैसे आएगा बेटा, ये ऐसे आएगा जब आपकी BP लो होगी या पानी कम होगा, तब होगा क्या, आपकी किडनी जो है इसमें ये ऐसा है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल होते हैं। ये सेल बनाते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। रेनिन, किडनी एक अपना खुद का हार्मोन बनाती है, इसका नाम है रेनिन। रेनिन एक स्टमक में है, वो एंजाइम होता है, उसकी स्पेल होती है RENNIN। इसमें क्या है, RENIN है, ठीक है ना, उसमें 3 N आते हैं, इसमें 2 N है। वो एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये हार्मोन है, याद रखें। तो ये हार्मोन किसने बनाया, किडनी के ग्लोमेरुलस की जगह पे यहाँ पे बनता है। ये हार्मोन किडनी रिलीज करेगी खून में, फिर ये हार्मोन जाएगा, ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की 2 हिस्से हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। बाहर वाला हिस्सा है एड्रेनल ग्लैंड का, इसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसको जाके ये रेनिन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, फिर ये आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका कॉर्टेक्स रीजन रिलीज करेगी आपके ब्लड में एक और हार्मोन जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। तो अल्डोस्टेरोन बेटा ये रिलीज होगा आपके एड्रेनल ग्लैंड से, वो आएगा ब्लड के जरिए यहाँ पे आपकी किस जगह पे, असेंडिंग लिम्ब में। ये ब्लड के जरिए आएगा अल्डोस्टेरोन हार्मोन आपके एड्रेनल ग्लैंड से, और ये अल्डोस्टेरोन आके यहाँ पे काम करेगा, याद रखें यहाँ पे काम करेगा असेंडिंग लिम्ब में आपका ये अल्डोस्टेरोन हार्मोन। अल्डोस्टेरोन यहाँ पे क्या करेगा बेटा, अल्डोस्टेरोन सोडियम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेगा, याद रखना। तो अल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सोडियम को रश आउट करना, सोडियम या इस आयन को, पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना। सोडियम जब ज़्यादा बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन अपने आप पीछे दौड़ता हुआ आएगा, माइनस चार्ज वाला मॉलिक्यूल। सोडियम को आप खींच के बाहर निकालो, क्लोरीन अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला चीज़। ये मियाँ बीवी है, अपने बगैर नहीं रह सकते। सोडियम को बाहर निकालो, बीवी को बाहर निकालो, तो मियाँ पीछे भागता हुआ आएगा। बात आ रही है समझ में। तो ऐसे यहाँ पे क्या कर रहा है अल्डोस्टेरोन, सोडियम और क्लोरीन को यहाँ पे बाहर निकालता है ताकि यहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा हाइपरटोनिक हो सके, ताकि और ज़्यादा फिल्टर्ड फ्लूइड का पानी बाहर निकल सके। तो समझ आ रही है बातें। काउंटर करंट एक्सचेंज में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, उसके अलावा अल्डोस्टेरोन, ADH एंड यूरिया, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपकी यहाँ पे शीशे को हाइपरटोनिक बनाने में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है बेटा, देखें सोडियम क्लोराइड इन्वॉल्व है, यूरिया, अल्डोस्टेरोन, ADH, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ये सारा इन्वॉल्व है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में।
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कराने में। ये था आपका ये टॉपिक जिसका नाम था काउंटर करंट एक्शन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं।